अवकल समीकरण क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। अवकल समीकरण माने क्या, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो अवकल समीकरण जैसा नाम से ही है कि अवकलन भी उसमें है और समीकरण भी है, यानी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स, ऐसे कॉम्बिनेशन का जो समीकरण होता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन या हिंदी में हम कहें अवकल समीकरण। सामान्यतः अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं सामान्य अवकल समीकरण, जिसके अंदर केवल आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स होते हैं। ऐसे समीकरण को हम सामान्य अवकल समीकरण कहते हैं। और वो समीकरण जिनमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव उसके अंदर हो, वो समीकरण आंशिक अवकल समीकरण या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी हम सामान्य अवकल समीकरण की बात करते हैं। तो सामान्य अवकल समीकरण को जब भी हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो उसके सॉल्यूशन की बात करें, किसी भी अवकल समीकरण का हल सामान्य हल कब कहलाता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब कहलाता है, इसको समझने के लिए हमें पहले एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो है किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर। किसी अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है? जो अवकल समीकरण दे रखी है हमारे को, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन निकालते समय जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है दी गई अवकल समीकरण का ऑर्डर और डिग्री का हमें पता होना चाहिए कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि सॉल्यूशन किस प्रकार से करेगा डिसाइड करने में बेसिक रोल इन दो चीज़ों का रहता है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वह है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इक्वेशन है d2y/dx2 + y = 0, सबसे लाइक दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। यदि इसमें कोई एक टर्म और ऐड हो जाती है, सपोज d3y/dx3, तो दिस बिकम्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। दूसरी टर्म आती है उसमें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स भी हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि डेरिवेटिव्स के जो पावर है यदि वो रैशनल है तो सबसे पहले हम उसको रैशनलाइज करके उस पावर को, जब तक हम रैशनलाइजेशन नहीं कर लेंगे तब तक हम उसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। और रैशनलाइज करने के बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो इस सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जो लिखने का हमारे पास रहता है वो है कि कोई भी इक्वेशन इस प्रकार की हो, dy/dx = fxy/gxy, ऐसी इक्वेशन को या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं mdy + ndx, जहाँ m और n क्या है? m और n x y या x y दोनों के फलन हो सकते हैं। ऐसी जो इक्वेशन होती है, ये इस टाइप की समीकरण होती है वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो केवल फर्स्ट ऑर्डर का है और उसकी जो डिग्री है वो भी एक है, इसलिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस प्रकार की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हल करने के मुख्य 6 या 7 तरीके से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है जब इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें, यानी x एक तरफ हो जाए y एक तरफ हो जाए, तो हम इस प्रोसीजर को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसका किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं सामान्यतः चलते चलते अंत में हम यही आते हैं कि वेरिएबल ऑफ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस प्रकार का 3ex 10y/dx + 1 - ex x²/dy। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ m, मान लो मैं इसको m कहता हूँ तो ये x का फंक्शन भी है और y का भी है। इसको यदि n मानता हूँ तो ये x का फंक्शन भी है और y का फंक्शन भी है। लेकिन यदि हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाकर अलग अलग करें या इसको भाग दे दें कि इसमें से 1 - ex का भाग दे दें, इसमें से 10y का भाग दे दें, तो जो dx का जो कोफिशिएंट बनता है वो केवल x का फंक्शन है और जो dy का कोफिशिएंट है वो केवल y का फंक्शन है। जैसे ही ये ऐसा बनता है तो मैं ये कहता हूँ नाउ द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। जब वेरिएबल्स सेपरेट हो गया इसका मतलब क्या है? अब उस इक्वेशन को डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्म में आ सकते हैं, इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मूल काम था वो यहाँ आकर खत्म हो गया। अब हमारे पास जो पूरा काम है वो इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन के रूल्स हमको ठीक से ध्यान है जो पहले की कक्षा में हमने पढ़े हैं,
तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत आसानी से अच्छे से हल कर सकते हैं। तो सिंपल हम देखते हैं, तो ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है, इसका डिफरेंशियल यहाँ पर है और tan y का डिफरेंशियल हमारा sec² y है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये है। अब यहाँ पर जो चीज़ आती है जब हम इंटीग्रेट करते हैं हम इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उतने ही होंगे जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 था, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 आया। आई कैन टेक दिस एज c k a b व्हाटएवर यू वांट। लेकिन मैंने log c क्यों लिया, व्हाई log c? अब सवाल ये उठता है कि log c क्यों लिया, log c नहीं लूं तो क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन log c किस लिए लिया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये एक बेटर प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ सकता है। यदि मैं यहाँ log c नहीं लूंगा तो जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है ये नहीं आएगा। तो इस प्रकार से करके हम इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। दैट कम्स आउट टू बी tan y c 1 - ex की होल पावर 3। सेकंड फॉर्म इस टाइप की इक्वेशंस है, ये हमने पहले पढ़े हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेकंड फॉर्म इस टाइप की इक्वेशन होते हैं वो होती है होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशन किस टाइप के समीकरण को कहते हैं? इसको हम यदि देखें हमारे पास इस प्रकार की समीकरण होती है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि प्रत्येक टर्म में x और y की घातांकों का योग एक समान रहता है तो ऐसी समीकरण को हम कहते हैं होमोजेनियस है। यानी एक तात्पर्य क्या हुआ, यदि मैं इसमें से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेता हूं और यहां से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरे पास बनता है dy/dx f y of x। यदि केवल प्रत्येक टर्म को y/x की फॉर्म में मैं रख सकता हूं, ऐसा यदि बनता है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन करने के लिए सबसे आसान तरीका जो मेरे पास वो है y vx। v हमने एक नया वेरिएबल ले लिया, तो अब यहां से x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx का मान लिया जाएगा और y की जगह dx रखेंगे। हम ये देखेंगे तो पूरी इक्वेशन अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मेरे पास v और x में, और v और x में होने के बाद अब ये समीकरण है वापस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में चली जाएगी। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के जिस तरीके से हमने इसको हल किया है उस तरीके से करते हुए हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालेंगे। सॉल्यूशन आने के बाद वापस y का मान जहां जहां भी v आया है उसको y/x रखेंगे, और यदि y/x रखते हैं तो वो मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा होमोजेनियस। अब इसके बाद आता है यदि इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है तो क्या वो है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। होमोजेनियस है नहीं लेकिन हम उसको होमोजेनियस बना सकते हैं। होमोजेनियस कैसे बनाएंगे? होमोजेनियस जो इक्वेशन का प्रकार है उसको देख करके इसमें पर्टिकुलर कोई ना कोई एक टर्म होगी जिसके कारण इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है, बाकी सब जगह तो होमोजेनियस है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के कारण हो सकता है होमोजेनियस नहीं हो। तो सबसे पहला काम ये कि जो जिस कारण से होमोजेनियस नहीं है वो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा पहले उस इक्वेशन को होमोजेनियस बनाएंगे, और होमोजेनियस बनाने के बाद वापस इसी मेथड से हल करेंगे y vx, और जैसे ही y vx रखेंगे तो हमारे पास जो चीजें निकल करके आती हैं वो वापस वेरिएबल आर सेपरेबल फॉर्म में जाएगा, क्योंकि y vx dy/dx will be v plus x dy/dx। जब ये सब्स्टिट्यूशन दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मेरे पास एक तरफ पूरा v का फंक्शन बन जाएगा, एक तरफ पूरा x का फंक्शन बन जाएगा, और दोनों नाउ द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो v और x में आकर बाद में v का मान देंगे। अभी जैसे कहा मैंने भी इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है तो हम उनको कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। तो इक्वेशन का प्रकार कैसा होगा? वो इक्वेशन का प्रकार इस प्रकार से होगा कि x y के कुछ कोफिशिएंट्स होंगे जो कांस्टेंट्स है, यहाँ भी एक c और इधर भी एक c डैश हो सकता है जो कि कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, दे आर सम कांस्टेंट। लेकिन ये इसको जो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस है इसकी एक शर्त ये है कि जो हमारे पास a डैश b b डैश इस प्रकार से हो, इनका रेशियो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि रेशियो बराबर होगा तो जो ये मेथड करते हैं इससे ये नहीं हो पाएगी, उसके लिए अलग से हमको देखना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, देन वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k वेयर h एंड k आर कांस्टेंट। जो h और k जो कांस्टेंट है वो इस प्रकार के लेते हैं कि ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट की जो टर्म आती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों का मान 0 आना चाहिए। दोनों का मान 0 आने का मतलब क्या होगा? हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, दो ही हमारे पास अननोन है h और k, दोनों को सॉल्व करके हम h और k का मान निकालें, और यानी h और k का मान इस प्रकार से आएंगे कि h और k के कारण ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। जैसे ये दोनों टर्म 0 होती हैं तो अब हम ax + dy =
इस यानी ये इक्वेशन है, 0 होते ही ये इक्वेशन बन गई हमारे पास होमोजीनियस। और अब हम इसको y = कैपिटल V x मान करके जैसे पीछे सॉल्व किया था इस इक्वेशन को हम हल कर लेंगे। लेकिन यदि हमारे पास a/a' = b/b', देन व्हाट विल हैपन? क्योंकि यदि दोनों बराबर है तो जब हम जो कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन का मान 0 नहीं आएगा, या हमारे को ऐसे h और k की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो वो मेथड काम नहीं करके हम इसको एक नए कांस्टेंट के बराबर मानते हैं 1/m। ऐसा मानने से क्या होगा? ऐसा मानने से लाभ हमारे को ये होगा कि dy/dx = ax + by + c and m times this plus c dash। तो अब हम यहाँ पर पूरी ax + by को v मान लेंगे, और ये मानने के बाद जो इक्वेशन है वापस हमारे पास वेरिएबल्स आर सेपरेबल उस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और उसको हल करने के बाद वापस जो जो सब्स्टिट्यूशन किए हैं उनका वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दी गई इक्वेशन